नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में। साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का मॉडल पेपर, 4th नंबर का मॉडल पेपर यूपी टेट एग्ज़ाम्स के लिए। हमने 3 मॉडल पेपर ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है क्लास को, तो क्लास को ज़रूर देखेंगे। एक आइडिया प्रॉपर आपको लगेगा कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, किस हिसाब से आपको किस अप्रोच से क्वेश्चंस करने हैं। तो बिना देरी किए हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। सारी चीज़ों को हम बारी-बारी से समझते चलेंगे। क्लास में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्लास को लाइक और शेयर छोटा-सा काम अपना कर देंगे। तो क्या आप सभी साथी तैयार हैं? जिन जो चीज़ें आपको सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, आप चाहे तो उनको नोट डाउन कर सकते हैं या उनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वांग्मय, पहला क्वेश्चन है वांग्मय। शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आपको देखना है और इन्हीं चारों ऑप्शंस में आपको आंसर देना है। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे वांग्मय का, तो इसमें जो संधि निकलेगी, कौन सी संधि निकलेगी? व्यंजन संधि। कौन सी संधि हमें मिलेगी? व्यंजन संधि मिलेगी। व्यंजन संधि का एक नियम है कि कोई भी वर्गीय व्यंजन की बात मैं कर रहा हूँ, वर्गीय व्यंजन का जब पहला वर्ण, सभी वर्गीय व्यंजन की बात कर रहा हूँ, उनका अगर पहला वर्ण आता है, उसके बाद अनुस्वार ये सब में आ जाता है, पंचमाक्षर में आ जाता है, तो जो पहला वर्ण है वो किसमें बदलता है? अपनी पांचवी में। पहला वर्ण अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। व्यंजन संधि का ये नियम है। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाक धन में, क का अपने पांचवी में परिवर्तन हो जाएगा, तो वांग्मय वाक्मय से क्या बन जाएगा? वांग्मय बन जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रछन्न। प्रछन्न शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा, प्रतिपन्न होगा, अप्रतिबद्ध होगा या गौण होगा? कोई चीज निम्न होती है, तुच्छ होती है, तो उसको हम गौण कहते हैं। उसको हम क्या कह सकते हैं? विलोम में मुख्य, मुख्य या मेन जिसे कहते हैं, या प्रधान कह सकते हैं, प्रधान कह सकते हैं। और अप्रतिबद्ध यानी प्रतिबद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिबद्ध। क्या हो जाएगा? प्रतिबद्ध हो जाएगा। प्रतिबद्ध का मतलब होता है कोई चीज जब बधा हुआ हो। अप्रतिबद्ध यानी कोई चीज बधी हुई न हो। प्रछन्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रतिपन्न। प्रछन्न का राइट आंसर साथी क्या हो जाएगा? प्रतिपन्न हो जाएगा। जो प्रछन्न का अर्थ होता है जैसे कोई चीज छिपी हुई हो। क्या हो? कोई चीज छिपा हुआ हो, जैसे छिपा हो, छिपा हुआ या ढका हुआ, तो इसका हो जाएगा प्रतिपन्न। क्या विलोम हो जाएगा? प्रछन्न का हो जाएगा प्रतिपन्न, यानी कोई चीज प्रकट हो जाए, खुल जाए या आपको अवगत हो जाए, उसको कहते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम जो आपके सामने हो, उसको बोल सकते हैं परोक्ष विलोम या अप्रत्यक्ष कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। तो आप देखेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलो अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे हम। अगले क्वेश्चन पे, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य परिप्रवास है। सबसे पहला तो आपका आंसर होना चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है उसका क्या नाम है, तो परिप्रवास है। क्या है? परिप्रवास है। परिप्रवास है। और किस युग की रचना है? आपको बताना है कि जो परिप्रवास है ये किस युग की रचना है और इसके रचनाकार कौन है। यानी परिप्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है, ये बताना है। 4 ऑप्शंस हैं। क्या भारतेंद्र युग भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है, द्विवेदी युग अयोध्या सिंह उपाध्याय की है, छायावाद युग जयशंकर प्रसाद की है, या प्रगतिवाद युग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो साथ ही जो परिप्रवास है इसका प्रकाशन वर्ष 1914 में होता है। और इसमें कुल कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग है। इसमें कुल कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। ये भी आपको याद रखना है। प्री प्रवास के लिए अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को मंगला प्रसाद पारितोष पुरस्कार या सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये द्विवेदी युग की रचना है और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। आपको ध्यान में रखना है कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। इनकी अन्य रचनाओं की जैसे अगर हम बात करें तो ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ। अगर आपसे पूछा जाए ठेठ हिंदी का ठाठ ये किसकी रचना है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। या आपसे पूछा जाए साथी वैदेही वनवास, रस कलश, रस कलश, प्रेम प्रपंच, मर्म स्पर्श, चौखे चौपदे या चुभते चौपते, ये सब किसकी रचनाएं हैं, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। पगड़ी रख घीचक लोकोक्ति का सही सटीक अर्थ क्या होगा?
क्या मान सम्मान से जीवन जीना, या निर्लज होकर कुछ पाना, या बदनामी में भी स्वाद ढूंढना, या अत्यधिक चालाकी से काम करना। पगड़ी रख, पगड़ी रख यानी एक प्रकार से आपकी इज्जत, अपनी इज्जत दांव पे लगा के कुछ पा रहे हैं, कुछ सुख या थोड़ी सी चीज का आनंद ले रहे हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। निर्लज होकर भी आप कुछ पा रहे हैं, यानी ये पगड़ी रखने का मतलब हो जाएगा कि आप अपनी इज्जत को दांव पे लगा के कुछ चीज ले रहे हैं, तो वही प्रकार से हो जाएगा निर्लज होकर कुछ पाना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है साथी। आप देखेंगे धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे दिया गया है साक्षात। साक्षात का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, स धन अक्ष धन अत होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका जो संधि विच्छेद होता है स धन अक्ष धन अत होता है, ये क्या है, एक प्रकार का संधि का दोषपूर्ण नियम, आप ऐसा कह सकते हैं, बट इससे आपको लेना देना नहीं है। बस आपको ध्यान में रखना है जो साक्षात होता है ये साथी स धन अक्ष धन अत के करीब इसका जो संधि विच्छेद होता है। तो आपको लेकिन यहाँ पे जो बताना है सच्छास्त्र, सच्छास्त्र का संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना है। साथ ही इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सी संधि है, दोनों आपको बताना है। क्या बताना है, कौन सा क्या इसका संधि विच्छेद होगा और कौन सी इसमें संधि होगी, बताएं। संधि की बात करते हैं तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का एक नियम है कि त या द के बाद, त या द के बाद क्या आ जाए साथी, श आ जाए। त या द के बाद स आ जाए तो त या द किसमें परिवर्तित होता है, तो आधे च में परिवर्तित होता है, और स किसमें परिवर्तित होता है साथी, छ में परिवर्तित हो जाता है, आधे छ में परिवर्तित हो जाता है। व्यंजन संधि का ये नियम है। जब इस अकॉर्डिंग हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा साथी, सतधन शास्त्र। सतधन शास्त्र से क्या बनेगा, साक्षास्त्र बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आपको बताना है कि अर्ध तत्सम श्रेणी के अंतर्गत कौन आता है। अर्ध तत्सम श्रेणी के अंतर्गत कौन आता है, यदि जब शब्द हैं जो प्राकृत, जब जो शब्द होते हैं प्राकृत और अपभ्रंश भाषा से जो हिंदी भाषा में परिवर्तित करके प्रयोग में लाए जाते हैं, जो प्रयोग में लाए जाते हैं वो पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं होते हैं, वही अर्ध तत्सम की श्रेणी में आते हैं। जैसे यहाँ पे देखा गया अगिन, अगिन क्या है साथी, यही अर्ध तत्सम है। यहाँ पे अग्नि देखेंगे ये तत्सम शब्द है, अग्नि कैसा शब्द है, तत्सम है, लेकिन अगिन ये क्या है, ये अर्ध तत्सम है। इसका जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा, आग हो जाएगा। क्या होगा, आग। अद्य यानी आज, अद्य कैसा शब्द है, ये भी तत्सम शब्द है, और इसका जो तत्सम रूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तद्भव रूप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आज हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अर्ध तत्सम जैसे अगिन हो गया, ये क्या होते हैं, जब प्रयोग में लाए जाते जा रहे थे हिंदी में तो पूर्ण रूप से प्रयोग, पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं हुए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे है। घनश्याम शब्द में यदि विग्रह, घनश्याम शब्द का यदि विग्रह किया जाता है घन की तरह श्याम हो तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा। घन की तरह श्याम हो तो कौन सा समास हो जाएगा, क्या बहुव्रीहि होगा, कर्मधारय होगा, अव्ययी भाव, यहाँ पे तत्पुरुष समास। घनश्याम में साथी बहुव्रीहि और कर्मधारय समास दोनों होते हैं, लेकिन जब समास विग्रह किया जाता है तो उस आधार पे भी हम बता सकते हैं कि कौन सा समास होगा। अगर यहाँ पे होता घन के समान श्याम, घन के समान श्याम है जो, श्याम है जो, अर्थात हो जाएगा श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण जी से संबंधित हो जाएगा, तो वहां पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। वहां पे कौन सा समास साथी होगा, बहुव्रीहि समास होगा। लेकिन यहाँ पे घन की तरह एक प्रकार से तुलना आप कह सकते हैं, घन की तरह यानी एक प्रकार से तुलना, तुम उसकी तरह हो, यानी तुलना की जा रही है। जहाँ पे तुलना की बात होगी उपमेय और उपमान की, वहां पे कर्मधारय समास होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विशेषण का विशेष से या विशेष का विशेष से या उपमेय का उपमान से जहाँ पे भी तुलना की बात होगी वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। लेकिन अगर घनश्याम का अर्थ विशेष अर्थ से, यानी घन के समान है श्याम जो, श्याम यानी श्याम एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, घन यानी एक प्रकार से बादल के रूप में जो काले हैं श्याम के रूप में भगवान श्री कृष्ण से वहां से संज्ञा ली जाएगी, तो वहां पे बहुव्रीहि समास होगा, नहीं तो कर्मधारय समास होगा। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है।
अव्ययी भाव समास जो होते हैं इसमें पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है, जैसे आजन्म, भरपेट, और जो रातों रात जो पुनरावृत्ति वाले शब्द होते हैं, रातों रात, दिनों दिन, रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ। उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में, कारक विभक्ति का लोप होता है। ये 6 प्रकार के कुल होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। इस पंक्ति में क्रमशः कौन सा अलंकार है? हालांकि जब ये पूरी लाइन पे अगर हम चर्चा करेंगे तो हम बताएंगे यहाँ पे कौन कौन से अलंकार हो सकते हैं। जब आपसे पूछा जाए, जैसे यहाँ पे देखेंगे अनुप्रास दिया है, श्लेष दिया है, यमक, रूपक, यमक, अनुप्रास, उपमा और उत्प्रेक्षा। अगर आपसे पूछा जाए खग कुल कुल सा बोल रहा, खग कुल कुल सा बोल रहा, सा यहाँ पे वाचक शब्द है, क्या हो जाएगा? सा यहाँ पे वाचक शब्द है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार भी हो सकता है। लेकिन जब यमक अलंकार दिया जाएगा, एक कुल का अर्थ है कि पंक्षियों का जो समूह है, कुल कुल का अर्थ है पक्षियों का एक समूह है। एक कुल कुल का अर्थ है जब पक्षी क्या करते हैं, कलरव की आवाज जो निकालते हैं उनसे संबंधित है। तो यहाँ पे एक में अनियमक अलंकार हो जाएगा, एक में यमक अलंकार हो जाएगा। और कुल कुल, कुल कुल यानी एक प्रकार से यहाँ पे वर्ड की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार कभी कभी भी मान लिया जाता है। लेकिन अगर यमक अलंकार होगा तो अनुप्रास पे कभी नहीं जाएंगे। उसके बाद साथ ही यहाँ पे दिया गया है, किसलय का अंचल डोल रहा। किसलय का अंचल, किसलय यानी जो वृक्ष होते हैं उनकी जो नवीन पत्तियां होती हैं उनसे संबंधित है। और आंचल एक प्रकार से जो साड़ी का आंचल होता है उनसे संबंधित है। यानी जो पत्तियां हैं, जो पेड़ की जो नई पत्तियां आई हैं वृक्ष की, उनको किस रूप में माना गया है? जो आंचल होता है उसके रूप में, आंचल होता है जो साड़ी का एक कोना होता है उसके रूप में माना गया है। तो एक प्रकार से यहाँ पे कौन सा अलंकार हो सकता था? मानवीकरण अलंकार भी हो सकता था, मानवीकरण अलंकार। क्योंकि यहाँ पे जो नेचुरल यानी प्रकृति जो चीजें होती हैं वो मानवी से तुलना होती है, तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। नहीं तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, किसलय का आंचल यानी जो वृक्ष है, वृक्ष की नवीन पत्तियां है, उसको क्या माना गया है? सीधा सीधा अभेद रहित आरोप, अभेद आरोप लगा दिया गया है। सीधा क्या मान लिया गया है कि आंचल एक प्रकार से जो साड़ी का छोटा सा कोना होता है उसके रूप में माना गया है। यहाँ पे अभेद रहित आरोप माना गया, तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यमक और रूपक यहाँ पे दोनों अलंकार है। यमक और रूपक, अगर यहाँ से यहाँ तक केवल पूछा जाए तो सिर्फ यहाँ पे यहाँ पर यमक अलंकार है। अगर यहाँ से यहाँ तक पूछा जा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक मानवीकरण अलंकार भी हो जाएगा, रूपक अलंकार भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार भी हो जाएगा। समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम सबसे पहले किसने दिया था? हालांकि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी रामचंद्र शुक्ल जी ने भी दिया था। इसको कहा था कि प्राकृताभास भी कहा था अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, पुरानी हिंदी भी कहा था रामचंद्र शुक्ल जी ने। लेकिन सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा था। किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से संबोधित किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। हिंदी में काकल्य व्यंजन कौन सा माना जाता है? काकल्य व्यंजन, काकल्य व्यंजन कौन सा माना जाता है? य को, श को, ह को या यश को? जब हवा गले से रगड़ खा के निकलती है तो उसको काकल्य वर्ण कहते हैं। और काकल्य वर्ण केवल एक ही होती है जिसका नाम है ह। ह क्या है? काकल्य वर्ण है। हवा मुख से रगड़ खा के, जैसे है आप बोलेंगे तो एक प्रकार से घर्षण अधिक होगा। रगड़ खा के जब हवा निकलती है तो वहां पे उसको हम काकल्य वर्ण कहते हैं। इसके अलावा ह को क्या कहते हैं? ह को हम ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। श को भी हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। य को हम अर्धस्वर कहते हैं, अर्धस्वर। इसके अलावा हम अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कुल कितने होते हैं? 4 होते हैं। यर लव होता है। और ऊष्म व्यंजन ये भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। श कौन सा होता है? श श है होता है। श श है, श श श है। यानी यहाँ पे जो ये तीनों दे रखे हैं ये सभी क्या है? ऊष्म व्यंजन है। साथ ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कवि शिरोमणि तुलसीदास जी की रचना विनय पत्रिका जो है इसका भाषा क्या है? ये कौन सी भाषा में है ये आपको बताना है। तो तुलसीदास जी को क्या कहा जाता है? कवि शिरोमणि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कवि शिरोमणि कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी ने, अन्य कवियों ने कहा इनको कवि शिरोमणि। और इसके अलावा कवि शिरोमणि कहा जाता है। और इसके अलावा साथ ही कली काल का वाल्मीकि, कली काल का वाल्मीकि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
कली काल का वाल्मीकि भी कहा जाता है, वाल्मीकि भी कहा जाता है। किसने कहा है? नाभा दास जी ने। नाभा दास, नाभा दास जी की प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है भक्तमाल। भक्तमाल इनकी प्रसिद्ध रचना है। इस रचना में इन्होंने क्या कहा था? नाभा दास ने तुलसीदास जी को काली काल का वाल्मीकि कहा था। ठीक है, इतना आपको याद आ गया, इतना सारी चीजें। तो बात करते हैं विनय पत्रिका पूछी जाए तो विनय पत्रिका की जो भाषा है ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए इनकी जो रचनाएं हैं कवितावली, कवितावली की भाषा क्या है? वो भी ब्रज भाषा है। कवितावली के अलावा गीतावली, कृष्ण गीतावली, साथ ही ये जो सभी भाषाएं हैं, ये सभी जो रचनाएं हैं किसकी हैं? तुलसीदास जी की हैं। और किस भाषा में है? अवधी भाषा में। किस भाषा में है? अवधी भाषा, ब्रज भाषा में, सॉरी ब्रज भाषा में है। अवधी भाषा में इनकी जो रचना है रामचरितमानस, रामचरित रामचरितमानस, इसकी भाषा क्या है? तो अवधी भाषा है। जानकी मंगल हो गया, पार्वती मंगल हो गया, बरवर रामायण हो गया, ये सब किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में है। और सब किसकी रचनाएं हैं? सब तुलसीदास जी की रचनाएं हैं, गोस्वामी तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो वाच्य के कुल तीन ही प्रकार होते हैं, आपके सामने तीनों दे रखे हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जहां पे कर्ता प्रधान हो, जैसे मोहन दौड़ता है, मोहन दौड़ता है, जैसे मुझसे खड़ा नहीं, मैं खड़ा नहीं हो सकता, इस प्रकार का अगर वाक्य रहे, मैं खड़ा नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कर्तृवाच्य, जहाँ पे कर्ता स्वयं प्रधान हो वहां पे इस पे ने कारक चिन्ह का भी प्रयोग होता है। कर्म यानी मेरे द्वारा खड़ा नहीं हुआ जा सकता, यानी मैं मुझसे, एक प्रकार से ऐसा कर सकते हैं, मेरे द्वारा, यहाँ पे के द्वारा का प्रयोग हुआ, के द्वारा, के द्वारा, मेरे द्वारा, मैं, मेरे द्वारा खड़ा नहीं हुआ जा सकता, मेरे द्वारा खड़ा नहीं हुआ जा सकता। यहाँ पे के द्वारा कर्म, यानी कर्म एक प्रकार से आ जाएगा। भाववाच्य क्या होता है? ये असमर्थता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? असमर्थता को दर्शाता है। इसमें अक्सर नहीं का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता, एक प्रकार से असमर्थ है खड़े होने में व्यक्ति, तो वहां पे भाववाचक हो जाएगा। मुझसे अब चला नहीं जाता, मुझसे अब बैठा नहीं जाया जाता, तो ये सब क्या हो जाएंगे? भाववाचक संज्ञाएं हो जाएंगी, जहाँ पे व्यक्ति क्या हो जाए? असमर्थ हो जाए, तो वहां पे भाववाचक संज्ञा होता है। कर्तवाच्य में के द्वारा, यहाँ पे कर्म प्रधान होगा, कर्तवाच्य में ने यानी कर्ता प्रधान होगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एकदम शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। कुछ यहाँ पे और शब्द मैं लिखूंगा, आपको बताना है कौन कौन से शब्द यहाँ पे शुद्ध वर्तनी से हैं, सही है। यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा साथी, अनुषंगिक, अनुषंगिक, अनुषंगिक मैंने लिखा। शुश्रूषा लिखा मैंने, शुश्रूषा। शुश्रूषा के बाद मृत्युंजय लिखा मैंने, मृत्युंजय। इसके अलावा सन्यासी, इसके अलावा मैंने एक शब्द और लिख दिया, सन्यासी। इन चारों पांचों शब्दों में से बताना है कौन सा शब्द सही है। तो अंतर्धान की जो वर्तनी शुद्ध होगी, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ये जो साथी अंतर्धान है, ये किससे मिलकर बनता है? अंतः प्लस धान, अंतः प्लस धान। यहाँ पे जो विसर्ग है इसका र का रेफ रूप में परिवर्तित होता है। तो बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे जो अनुषंगिक लिखा है साथी ये सही है, कभी भी अनुसांगिक नहीं होता है, अनुषंगिक शब्द होता है। शुश्रूषा सही है, मृत्युंजय देख लेंगे। और सन्यासी, सन्यासी पे यहाँ पे चंद्र बिंदु और न दोनों का प्रयोग होगा, यानी सन्यासी। यहाँ पे जो चारों शब्द हैं ये क्या है? पूरी तरह से क्या है? एकदम शुद्ध है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। अधिगत और अनाघ्रात, अधिगत और अनाघ्रात शब्दों का सही अर्थ क्या होगा? अधिगत, जिस प्रकार से एक अधिगम होता है, कोई चीज सीखा जाता है, उसी प्रकार अधिगत होता है। अधिगम जैसे होता है उसी प्रकार अधिगत होता है। अधिगत यानी कोई सीखा हुआ चीज है, कोई सीखा हुआ चीज है। अनाघ्रात, अन प्लस अनधन, आघ्रात, आघ्रात यानी एक प्रकार से जिसे सूंघा गया हो, और अन्न लग जाने से यानी जिसे सूंघा न गया हो, जैसे कोई पुष्प होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगत यानी सीखा हुआ, और अनाघ्रात यानी एक प्रकार से जिसे सूंघा न गया हो उसको कहते हैं अनाघ्रात। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अनाघ्रात कहते हैं। जैसे हमने कहा अनाघ्रातम पुष्पम, अनाघ्रातम पुष्पम, यानी अनाघ्रात क्या है? विशेषण है,
जो पुष्प की विशेषता बताई जा रही है, पुष्प ऐसा है जो सूंघा हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है? अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या जुगुप्सा है, विस्मय, आश्चर्य है, सम है या उत्साह? सम तो होता नहीं, उत्साह साथ ही वीर रस का अस्थाई भाव है। कौन से रस का? वीर रस का। और यहाँ पे बात करें अद्भुत रस, अद्भुत रस का हो जाएगा विस्मय, विस्मय या आश्चर्य। क्या हो जाएगा? विस्मय या आश्चर्य राइट आंसर हो जाएगा। रस के कुल अंग कितने होते हैं? तो रस के कुल 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। पहला होता है अस्थाई भाव, अस्थाई भाव। दूसरा साथी विभाव होता है, विभाव। तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। कभी कभी आपसे पूछी जाती है संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, वाक्यांश के लिए एक कठिन शब्द क्या होगा? एक शब्द में आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? परित्यक्ता। परित्यक्ता का क्या मतलब होता है साथी? जो पति द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को परित्यक्ता कहते हैं। जैसे त्याग, परि यानी परित्याग, परित्याग यानी एक प्रकार से परित्यक्ता हो जाएगा, परित्याग कर दिया गया हो। इसको कहते हैं अज्जुड़ा। क्या कहते हैं? अज्जुड़ा कहते हैं वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो। अनूढ़ा यानी अविवाहित स्त्री जिसे कहते हैं, अविवाहित स्त्री जिसको कहते हैं। बाकी खंडित तो आप जानते ही हैं, जो खंडित हो गया हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है? आपसे पूछा है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे अंशु, मयूख, मरीच ये तीनों है, लेकिन विभावरी साथी इसका पर्यायवाची नहीं है। विभावरी को रात कहते हैं, निशा कहते हैं, रात, निशा, रात्रि, क्या कहते हैं? रात्रि कहते हैं, रमणी कहते हैं। क्या कहते हैं? रमणी कहते हैं। ये शब्द किसके पर्यायवाची हैं? विभावरी के पर्यायवाची हैं। किरण को प्रभा, ज्योति, प्रभा, ज्योति, अंशु, मयूख, मरीचि, कर, ये शब्द किसके पर्यायवाची हैं? किरण के पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन सा है जो सदा एक वचन होता है? तो हम आपको फिर से एक बार याद दिला दें कि जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं वो सदैव एक वचन होती हैं, वो बहुवचन नहीं होती है। तो यहाँ पे जो द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे यहाँ पे नदिया दिया गया है, नदिया यानी संपूर्ण नदिया की बात की जा रही है, संपूर्ण एक जाति का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। धनवान, व्यक्ति कैसा है? धनवान है। ये क्या है? विशेषण है। विशेषण किसी भी चीज की विशेषता बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम की। विशेषण, विशेषण को ही क्या कहते हैं? विशेषक कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषक। अगर गलती से आपके एग्जाम में विशेषक आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। कक्षा कैसा है? ये समूहवाचक संज्ञा है। कैसा है? समूहवाचक, क्योंकि यह विद्यार्थियों के मिलने से बनता है। तो पीतल, पीतल, लोहा, सोना, चांदी, तेल, पानी, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं जो सदैव एक वचन होती है। जो क्या होती है? सदैव एक वचन होती है। आपको ध्यान में रखना है। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पे निर्देश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ना है और इससे रिलेटेड आपके 19 से लेके 23 तक के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आसान सा पैसेज आपके एग्जाम में आता है और सारे ही लगभग आंसर आपके पैसेज में छिपे होते हैं, मिल जाते हैं आसानी से। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, सांस्कृतिक संक्रांति के इस संधि काल में हमारी जो बौद्धिक अस्मिता है इसका क्षरण हो रहा है। बौद्धिक अस्मिता का क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है। उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमें एक ऐसे छद्म आधुनिकतावाद की ओर धकेल दिया है जहां हमारे प्रतिमान और अनुकरण मूलक हो गए हैं। हम पश्चिम के विज्ञान के आलोक को अपनाने के बजाय अपनी जीवन शैली के दास बनते जा रहे हैं, अपनी जीवन शैली के दास। जब तक हम अपनी जड़ों यानी अपनी भाषाई और दार्शनिक विरासत को पुनः स्थापित नहीं करेंगे तब तक हमारा बौद्धिक विकास केवल एक उधार ली गई क्या होगी? चेतना मात्र रहेगा। स्वभाषा उपेक्षा करके कोई भी राष्ट्र वैश्विक क्षितिज पर अपनी प्रभुता पहचान अब छोड़ नहीं कर सकता है। बस हमने पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस बने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि लेखक के अनुसार वर्तमान समय में किसका क्षरण, क्षरण एक प्रकार से हास जिसे कहते हैं, हो रहा है।
तो यहाँ पे पहली लाइन में हमने देखा कि साथी जो पहली हमारी लाइन है, किसका क्षरण हुआ है साथी? बौद्धिक अस्मिता का क्षरण हुआ है। किसका क्षरण? बौद्धिक अस्मिता का। तो राइट आंसर हो जाएगा बौद्धिक अस्मिता, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? छद्म आधुनिकतावाद से लेखक का क्या आशय है? छद्म यानी एक प्रकार से जो बनावटी चीज होता है, जो आप बनावटी दिखाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे बनावटी या दिखावे की जो आधुनिकता को अपनाना, इसको कहते हैं छद्म आधुनिकतावाद। अगला क्वेश्चन, कोई भी राष्ट्र अपनी पहचान को कब तक अक्षुण्ण यानी सुरक्षित नहीं रख सकता? कब तक अक्षुण्ण यानी सुरक्षित आप नहीं रख सकते हैं? जब तक कि आप क्या करेंगे? जब तक कि आप क्या करेंगे? यहाँ पे लास्ट वाली लाइन में दिया गया है कि अपेक्षा करके कोई भी राष्ट्र अपनी वैश्विक क्षति, अपनी संप्रभुता की पहचान अक्षुण्ण नहीं कर सकता। क्या करेगा? जब स्वभाव की अपेक्षा कोई भी राष्ट्र अपनी वैश्विक क्षति पर, अपनी वैश्विक क्षति पर अपनी क्या करेगी? अक्षुण्ण नहीं कर सकता। तो चलो देखते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे, जब वह अपनी स्वभाषा यानी मातृभाषा राष्ट्रभाषा की उपेक्षा करता है, जब वह अपनी राष्ट्रभाषा या मातृभाषा की उपेक्षा करेगा, तो वह क्या करेगा? अपनी राष्ट्र की पहचान को सुरक्षित नहीं कर पाएगा। वह अपनी राष्ट्र की पहचान को सुरक्षित नहीं कर पाएगा। यहाँ पे इसका मतलब यही है कि राष्ट्र, वैश्विक क्षति, स्वभाषा, यहाँ पे देखेंगे स्वभाषा दिया हुआ है, तो स्वभाषा की अपेक्षा आपको नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होगी? आपकी जो संप्रभु पहचान होगी वो अक्षुण्ण हो जाएगी। तो स्वभाषा यानी स्वभाषा से ही आपकी जो राष्ट्र की पहचान होगी वही है। अगला है, गद्यांश में प्रयुक्त संक्रांति शब्द का सही उपसर्ग और मूल शब्द क्या होगा? साथ ही इसमें संधि भी बताएंगे, कौन सी संधि होगी। जब आप क्या करते हैं, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो सम प्लस क्रांति बनेगा, और इसमें कौन सी संधि बनेगी? व्यंजन संधि बन जाएगी। म का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा, और कौन सी संधि बन जाएगी? व्यंजन संधि बन जाएगी। लगभग यही नियम है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, आप अक्षुण्ण, अगला क्वेश्चन है, अक्षुण्ण शब्द में प्रयुक्त मूल रूप क्या है और इसका अर्थ क्या होगा? जब हम इसको अलग करेंगे तो क्या बनेगा? अक्ष धन क्षुण्ण। क्षुण्ण यानी कोई चीज टूटा हुआ हो, कोई चीज क्या हो? टूटा हुआ हो। तो इसका अ लगने से क्या हो जाएगा? न टूटा हुआ हो। तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे, जो खंडित न हुआ हो, या अटूट जिसे कहते हैं, अटूट या समूचा जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 28, 24 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत सूक्ष्म और उन्नत उद्देश्य क्या हो सकता है? भाषा जब शिक्षण करते हैं तो उच्च प्राथमिक स्तर पर तो क्या हो सकता है? केवल व्याकरणिक सूत्र, जहाँ पे केवल आ जाएगा ये नेगेटिव पॉइंट, हम तुरंत गलत करेंगे। भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जब आप भाषा शिक्षण करेंगे तो सबसे पहले आप नियमबद्ध प्रकृति को पहचानेंगे। क्या करेंगे? नियमबद्ध जो इन्वायरमेंट होता है, जिस प्रकार आपको समझाना है, एक प्रकार से सारी चीज़ों को आपको क्या बनना पड़ेगा? नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? विश्लेषणात्मक अध्ययन आपको करना पड़ेगा। तीव्र गति से बिना रुकावट के कठिन गद्यांशों को देना, ये तो गलत हो गया। प्रसिद्ध कवियों को जीवनी के क्रमवार से, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला हमारा सटीक और राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भाषा जो प्रयोगशाला है, लैंग्वेज लेबोरेटरी है, का उपयोग मुख्य रूप से किस भाषाई कौशल के परिमार्जन यानी सुधार के लिए किया जाता है? जब भाषा की प्रयोगशाला होती है, क्या होती है साथी? जब भाषा की प्रयोगशाला होती है तो उसमें क्या करते हैं? शुद्ध उच्चारण और श्रवण कौशल का मुख्य रूप से विकास होता है। क्या होता है? शुद्ध उच्चारण और श्रवण कौशल का मुख्य रूप से विकास होता है, न कि गहन लेखन से, न तीव्र पठन से, न शब्दकोश का विस्तार। हालांकि शुद्ध उच्चारण, जब भाषा की प्रयोगशाला होती है तो उसमें शुद्ध उच्चारण और श्रवण कौशल का मुख्य विस्तार होता है। अगला क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो से संबंध में कौन सा कथन सबसे सटीक है? पोर्टफोलियो साथी खुद कौन बनाता है? ये खुद शिक्षार्थी बनाता है। कौन बनाता है? शिक्षार्थी बनाता है। तो इसमें बच्चों के जो क्रमिक भाषाई विकास का एक प्रमाणिक संचित रिकॉर्ड होता है, वही होता है पोर्टफोलियो, और इसे बच्चा खुद बनाता है। क्या बनाता है? केवल सत्रों का नहीं होता, इसमें केवल बच्चों की गलतियां नहीं होती, माता पूर्वक देने का अंक पत्र ये भी नहीं होता। ये क्या होता है? क्रमिक भाषाई विकास, इस प्रकार से उसके जो संचित रिकॉर्ड होते हैं, अचीवमेंट्स होती हैं, वो खुद उसको बनाता है। किस प्रकार से? तो वो होते हैं पोर्टफोलियो। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की जो निगमन विधि है, भाषा शिक्षण की जो निगमन विधि है,
यही बताना है कि सही चरणों का क्या होगा। निगमन विधि में सबसे पहले नियम आते हैं। आप जब नियम समझाते हैं फिर उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, फिर उदाहरणों से निष्कर्ष बनता है, फिर निष्कर्ष बनने के बाद फिर उसका क्या किया जाता है, सत्यापन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और आगमन विधि में क्या होता है साथी, आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है, तो उदाहरण से नियम बनाए जाते हैं, फिर उसका नियम का निरीक्षण किया जाता है, फिर उसको सत्यापित किया जाता है। तो लेकिन निगमन विधि में नियम का फिर उदाहरण फिर निष्कर्ष फिर सत्यापन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है व्याकरण अनुवाद विधि की सबसे बड़ी सीमा या कमजोरी क्या है। जो व्याकरण अनुवाद विधि होती है इसकी सबसे बड़ी सीमा या कमजोरी क्या होती है। साथ ही जो व्याकरण अनुवाद विधि होती है ये मुख्य रूप से लिखने और पढ़ने पे जोर देती है। क्या करती है, मुख्य रूप से लिखने और पढ़ने पे जोर देती है। ये भाषा को सुनने और बोलने में क्या होती है, अभाव होता है। इसमें भाषा का सुनना और बोलने में क्या होता है, अभाव होता है। क्योंकि अनुवाद जब आप करते हैं तो लिखने और पढ़ने पे जोर देती है। तो यहाँ पे देखें कि छात्रों के लेखन कौशल को विकसित भाई यही तो करती है, ये यही तो लिखने और पढ़ने पे। तो यह भाषा के स्वाभाविक प्रभाव जैसे मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की उपेक्षा करते हो, तो यही साथ ही सही हो जाएगा। क्योंकि यह बोलने का अभाव होता है व्याकरण अनुवाद विधि में, बोलने का अभाव, सुनने का अभाव। इसमें शिक्षक को बहुत मेहनत होती है या केवल प्राथमिक स्तर, ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है। एक भाषा शिक्षिका कक्षा में त्रैभाषिक सूत्र, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के तहत बहुभाषिकता को बढ़ावा देती है, तो इसका क्या अर्थ होता है। जब आप बहुभाषिकता को बढ़ावा देते हैं तो उसको आपको मातृभाषा को मध्यस्थ बनाते हुए किसी चीज़ को लेके चलना है। कि ऐसा नहीं है कि आप मातृभाषा को साइड में करके आप कोई चीज़ थोप दे रहे हैं तो उसको एक प्रकार से बोझ लगेगा। तो वैसा आपको कदापि नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। बच्चे की गृह भाषा यानी मातृभाषा को सम्मान देते हैं, विद्यालय की अन्य भाषाओं को सीखने के मार्गदर्शक प्रशस्त करना त्रिभाषा के रूप में बहुभाषिता को बढ़ावा देती है। तो ये सबसे बढ़िया और सबसे तरीका अच्छा है। जब आप ऐसा करते हैं तो भाषा का जो संसाधन होता है, भाषा को एक संसाधन के रूप में समझा जाएगा, न कि बोझ के रूप में। जब आप ऐसा इस प्रकार से करते हैं कि मातृभाषा को सम्मान देते हुए अन्य भाषा को, जब मातृभाषा को सम्मान देंगे, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपको मातृभाषा में सम्मान देना है, फिर उसके बाद फिर उन शब्दों को भी सिखाना है जिस भाषा का आपको पाठ पढ़ा रहे हैं। केवल अंग्रेजी विषय के अलग अलग भाषा के शिक्षक को नियुक्त करता, बिल्कुल नहीं भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है। पठन वैकल्प के अंतर्गत जिसे हम क्या कहते हैं साथी, डिसलेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। के अंतर्गत जब छात्र पाठ में आए वर्णों को, क्रम को उलट दे या अक्षरों को छोड़ देता है, तो इस प्रकार के विकार का मुख्य कारण क्या होता है। जैसे आपके सामने वह है तो आप इसको क्या कह रहे हैं, वह कह रहे हैं। वह को आप क्या कह रहे हैं, वह कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, पठन वैकल्प में क्या होता है साथी, जो मस्तिष्क होती है, मस्तिष्क क्या करती है, लिखित जो प्रतीक होते हैं, जैसे लिखित प्रतीक हो गया, दिशाओं हो गए, स्थानिक संबंध हो गए, इसको सही ढंग से स्थापित नहीं कर पाती। जो मस्तिष्क होती है ये क्या करती है, जो लिखित प्रतीक होते हैं उसको सही ढंग से स्थापित नहीं कर पाती है, इसलिए क्या होते हैं, छूट जाते हैं और व को भ पढ़ा जाता है। इसको क्या कहेंगे, दृश्यात्मक स्थानिक, यानी एक प्रकार से विजुअल। जब आप देखते हैं तो दृश्यात्मक रूप से आपकी जो मस्तिष्क है वो सही सटीक अनुमान नहीं लगा पा पाती है कि वह है कि वह है। तो इसको कहते हैं दृश्य स्थानिक प्रत्यक्षीकरण में व्यवधान, एक प्रकार से इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं। जो गत्यात्मक समन्वय की कमी है, क्या है साथी, जो गत्यात्मक समन्वय की कमी है इसको क्या कहते हैं, डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। ये एक प्रकार से शारीरिक गतिविधि, जो मांसपेशियां हैं उसकी गतिविधि से संबंधित है, जिससे बच्चा लिखने और बटन बंद करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। गत्यात्मक समन्वय में साथी क्या होता है कि इसमें शारीरिक गतिविधि से रिलेटेड है। क्या है, शारीरिक गतिविधि से रिलेटेड है। इसमें बच्चा लिखने और बटन बंद करने में दिक्कत होती है, जिसे कहते हैं डिस्प्रेक्सिया। क्या कहते हैं, डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो आज हमने साथी 30 क्वेश्चन पूरे जो हमारे हिंदी में आते हैं, 30 में से 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। आपको बताना है इस 30 में से आपके कितने स्कोर आपका बन रहा है। एक अच्छा स्कोर अनुमान मैं करता हूँ साथी। इसी के साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर छोटा सा कर दें। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।
थैंक यू सो मच, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद साथियों।